हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत निम्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। आज है 11th वीडियो। इसके पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में चेंज इन रेशो की कंडीशन में क्या क्या होता है। और पिछले ही वीडियो में एक बड़ा सवाल सामने आया था जो कि था ये कि असेट्स और लायबिलिटीज का क्या होता है। तो इस वीडियो में हम वो सीखेंगे, ठीक है, कि असेट्स और लायबिलिटीज का क्या होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बाद जो असेट्स और लायबिलिटीज रहती हैं उनका जो असेट्स रहती है उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ता है और जो लायबिलिटीज रहती है उनका रीअसेसमेंट करना रहता है, ठीक है। तो उन सारी चीजों के लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट में क्या, इस अकाउंट का नाम ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट में सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज, जितनी भी असेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सबको एक बार फिर से उनका रिवैल्यूएशन होगा। उनकी वैल्यूज में जो जितने भी चेंजेस आए हैं उन सारे चेंजेस को हम इस अकाउंट में लिखेंगे। अगर असेट्स में चेंज आया है, असेट्स बढ़ी है तो प्रॉफिट होगा, उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी भी बढ़ी है तो लॉस है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये सारी चीजें असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में लिखते हैं कि पिछले एग्रीमेंट के मुताबिक और इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसमें क्या क्या फर्क आया। जैसे कि जो पिछली बैलेंस शीट थी पिछले एग्रीमेंट में, मतलब पिछले रेशो के तहत, उसमें जैसे कि मशीनरी थी 10,000 की, और इस बैलेंस शीट में लोगों ने डिसाइड किया कि हम एग्रीमेंट बदल रहे हैं तो मशीनरी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वो क्या फर्क हुआ वो। या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होने के, ठीक है। बहुत से कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई ये इसने बढ़ाया कि भाई मशीनरी और ऐड कर दे रहे हैं तो वो एक कारण हुआ, ठीक है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, बस हमको ये बोलता है कि ये एडजस्टमेंट्स हैं जो कि असेट्स एंड लायबिलिटीज में होने के। तो उन एडजस्टमेंट को हम कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में उतारेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो एक असेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पिछले एग्रीमेंट के मुताबिक इस एग्रीमेंट में डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, इट मींस दैट कि वो हमारा लॉस हुआ, ठीक है। तो वो होगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। तो सारे लॉस किस साइड लिखते हैं हम, डेबिट, और जितने भी प्रॉफिट्स रहते हैं उनको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये हुआ फर्म का लॉस, तो उसने इसको लिखी डेबिट साइड की असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो गया, ठीक। और फिर क्या, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है। क्रेडिटर्स बढ़ गए, भाई उसको 20,000 रुपये देना था, अब थोड़ी और उधारी हो गई एग्रीमेंट चेंज होने तक, तो और दे दी पैसा, मतलब जैसे 20,000 की 30,000 हो गई। इट मीन्स दैट क्या कि लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो वो बढ़ गए तो ये भी लॉस है फर्म का, फर्म को पे करना पड़ेगा, तो वो हुआ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये भी आएगा क्या, डेबिट साइड, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब कि जैसे हम कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल गए थे या फिर कुछ भी लायबिलिटी छूट गई थी कि बिल पेबल छूट गया बाय द चांस, तो वो हमको याद आया इस एग्रीमेंट चेंज होने के बाद। तो वो सारे एडजस्टमेंट हैं, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना वो सब एडजस्टमेंट है कि भाई ये बढ़ गया वो घट गया, ये बढ़ गया वो घट गया, ये नहीं लिख पाया वो नहीं लिख पाया, तो ये सारे क्या है, एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये छूट गई, इट मींस दैट बिल पेबल छूट गया, अब आएगा अकाउंट में, इट मींस दैट कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए इसको भी डेबिट साइड लिखेंगे। समझ में आया, डेबिट साइड में ये सब किया जाता है। और अब बात है क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड ये देखिए कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गई, पहले उसको 20,000 रुपये देना था क्रेडिटर्स को और अब देना है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये, तो 10,000 की लायबिलिटी कम हो गई, तो ये 10,000 यहाँ आएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट टाइप है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स बढ़ गई, असेट्स जैसे कैश हमारे पास 50,000 पड़ी थी अब 70,000 हो गई, तो 20,000 कैश बढ़ गई। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड है कि असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या फर्क आया, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड असेट्स, जैसे कि हमारे पास और पैसे पड़े थे, भाई ये 2 लाख रुपए और पड़े थे, तो वो हम भूल गए थे लिखना, वो सब एडजस्टमेंट है, ये सारे बता रही हूँ फिर से, ठीक है। तो ये असेट्स को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड।
तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट की रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक, कि जितने भी लॉसेस हैं फर्म के वो सब इस साइड, और प्रॉफिट, ये लॉस और प्रॉफिट नहीं बोल सकते इसको, एक तरह से हम इसको ये बोल सकते हैं कि क्या घटा और क्या बढ़ा फर्म के पास, ठीक है, लाइबिलिटीज और एसेट्स के हिसाब से। तो ये नॉर्मल सी सिंपल सी बात है कि एक तरह आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि किसी फर्म की एसेट्स बढ़ेगी तो वो खुश होंगे या दुखी होंगे, ठीक। अब जैसे मेरे पास 60,000 रुपये थे, 1 लाख हो गए तो मैं खुश होऊंगा दुखी होऊंगा? खुश होऊंगा। 60,000 से 40,000 हो गए, दुखी होऊंगा। जो एक क्रेडिटर था मेरा जिससे मैं उधारी लेके आता था बहुत सारी, बिल्कुल, उसको मेरे को 40,000 रुपये देना था, अब 60,000 देना है, दुखी हो गया। उसको 40,000 देना था, अब 20,000 देना है, खुश हो गया, ठीक है। पता चला कि यार एक और जन आया, भैया मेरा पैसा भी तूने लिया था, दिए नहीं रहा, वो आ गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो देना है, दुखी, ठीक है। और एक और क्या चीज़ कि असेट्स, पता चला कि भैया पैसा है, पता ही नहीं है, वो आ गया, खुशी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल से वे में एक एग्जांपल लेके समझा दिया, बढ़िया सी चीज़ है रिवॉल्यूशन अकाउंट, बहुत मज़ा आती है इसको बनाने में। तो ये क्या, अभी हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल का देख लिया कि कंपेंसेट कैसे किया जाता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे उतारा जाता है, इसमें कैसे बिठाया जाता है, वो देख लिया। और एक और चीज़, अगले वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, जिसमें एक फर्म है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है और सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, हम बढ़िया से उस क्वेश्चन को समझेंगे भी और करेंगे भी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा, जैसे कि अब यहाँ का टोटल आया 1 लाख, 1 लाख आया, और इधर का टोटल आया 80,000, ठीक। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इन रिवॉल्यूशन अकाउंट, खड़ा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ उतारेंगे, इस प्रॉफिट को, जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते थे कि जो प्रॉफिट होता था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, तो सिमिलरली इसमें भी हम ये करेंगे कि अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है हमको, तो जो पार्टनर्स रहेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में जाएगा। जैसे कि ओल्ड रेशो था 5:3:2, तो ये जो प्रॉफिट होगा ना यहाँ का, वो 5:3:2 में ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ना कि गेनिंग और ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। क्योंकि ये रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, इसमें हमको ओल्ड रेशो के ही बेस पे सारी चीज़ें करनी है। और एक बात और कि और क्या क्या होती है, सोचिए जरा, कि कोई भी फर्म में एसेट्स एंड लायबिलिटीज देख लिया, एक और चीज़ होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। ये क्या होता है, कुछ को शायद पता ना हो तो मैं बता दूं कि जो हम रिजर्व लिखते हैं ना, रिजर्व, तो वो होता है एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, जो कि हम असेट्स लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो उसका क्या, उसके लिए क्या किया जाता होगा भाई, रेशो चेंज हो रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो होता होगा। उसको हम क्या करते हैं, शांतिपूर्वक बिना अकाउंट, बिना बुक्स में रिकॉर्ड किए अलग से उसकी एंट्री कर देते हैं कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको ओल्ड रेशो में वो रिजर्व दे देते हैं। और सिमिलरली अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, या फिर वही, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है कि ओवरऑल क्या हुआ चेंज, रेशो चेंज होने के बाद असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या हुआ, रिजर्व और सरप्लस का क्या हुआ, और बहुत सारी चीजें थी, एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट उसका क्या हुआ, और गुडविल को कंपेंसेट कैसे किए, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये था हमारा 11th वीडियो। इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। 12th वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्या है कि थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है तो कुछ को समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको 12th वीडियो में एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझाऊंगा भी, और एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।